हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में कक्षा 10 वाले फिजिक्स में पहले चैप्टर में दीप्त तथा अदीप्त वस्तुओं का अध्ययन किया। तो इसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे पहले चैप्टर में ही प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम क्या होता है कि वह पदार्थ जिसमें प्रकाश गमन करे, प्रकाश चले, वो प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। जैसे निर्वात हुआ, जल हुआ, कांच हुआ, वायु हुआ, यानी इसमें क्या होता है, प्रकाश गमन करता है, चलता है, तो वो प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। तो उसका डिफिनीशन आप लोग लिख लेंगे। जिस पदार्थ से प्रकाश गमन करता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जैसे में निर्वात, जल, कांच, वायु आदि। उसके क्षमता के आधार पर, प्रकाश माध्यम की क्षमता के आधार पर उसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पारदर्शी माध्यम। तो इसका डिफिनेशन यह है कि जिस माध्यम से प्रकाश का अधिकांश भाग, यानी अधिकांश भाग, ज्यादा से ज्यादा प्रकाश क्या हो, आर पार निकल जाए, किसी पदार्थ से आर पार गमन, यानी गमन करता है, उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे कांच, पानी, वायु आदि। जैसे कांच है तो कांच पे जब प्रकाश डाला जाएगा तो क्या होगा, अधिक से अधिक भाग क्या होगा, प्रकाश का आर पार निकल जाएगा। पानी हुआ, वायु हुआ, आदि हुआ। जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या है, कांच है, प्रकाश को जा रहा है, अब क्या होगा, ये इसमें से क्या होगा, आर पार निकल जाएगा। निकल करके अपने मार्ग का भी अपने मार्ग भी क्या करेगा, चेंज कर देगा। ये आप लोग बाद में पढ़ेंगे क्यों चेंज होता है, वो अपवर्तन की घटना है। तो प्रकाश का अधिकांश भाग क्या होता है, आर पार निकल जाता है, उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। इसका डिफिनेशन लिख लेंगे। दूसरा है अपारदर्शी माध्यम। जिस माध्यम से प्रकाश गमन नहीं करता है उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे मेज, कुर्सी, कांपी आदि। यानी जिस पदार्थ से प्रकाश गमन नहीं करता, यानी अधिकांश भाग क्या होता है, आर पार नहीं निकल पाता है, उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे मेज, कुर्सी, कांपी, किताब। तो जैसे क्या होता है कि अपारदर्शी पदार्थ पर जब प्रकाश आपतित होता है तो उस पदार्थ द्वारा अधिकांश भाग नहीं तो परावर्तित हो जाता है और नहीं तो अधिकांश भाग क्या होता है, अवशोषित हो जाता है, यानी एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि उसका घनत्व तो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसलिए प्रकाश उस माध्यम से आर पार नहीं जा पाती है, इसलिए इसे बोलते हैं अपारदर्शी माध्यम। तीसरा है पारभासी। जिस माध्यम से प्रकाश की अल्प मात्रा मतलब होता है कि बहुत कम मात्रा गमन करता है, उसे पारभासी माध्यम कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, गंदा जल। अब जैसे क्या करेंगे, एक कांच है तो उसको क्या करेंगे, ऐसे हम देखेंगे, किसी भी वस्तु को देखेंगे क्या होगा, दिखाई देगा। तो जैसे क्या करेंगे, उस कांच को लेकर के दीवार पर रगड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा। अब क्या करेंगे, उसको हम ऐसे देखेंगे तो किसी वस्तु को देखना चाहेंगे तो बहुत हल्का धुंधला क्या होता है, दिखाई देता है। यानी प्रकाश का अल्प मात्रा ही क्या होता है, आर पार आता है, इसलिए हमें क्या दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। वो बन गया क्या, पारभासी माध्यम बन गया। तेल लगा हुआ कागज, जैसे क्या करेंगे, एक कोई कागज ले लेते हैं, अब तेल इस पे लगा देंगे, अब ऐसे देखेंगे तो क्या होगा, बहुत कम अल्प मात्रा में प्रकाश क्या होगा, गमन करेगा, यानी धुंधला दिखाई देगा। आर पार देखेंगे तो धुंधला दिखाई देगा। गंदा जल हुआ, आदि हुआ। इसका डिफिनेशन लिख देंगे। जिस माध्यम से प्रकाश की अल्प मात्रा गमन करता है उसे पारभासी माध्यम कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, गंदा जल। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे, प्रकाश किरण पुंज। तो प्रकाश किरण पुंज क्या है, यानी प्रकाश के किरणों के समूह को, यानी प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यानी अधिक से अधिक, यानी बहुत संख्या में प्रकाश किरण चले तो उनके समूह को क्या कहेंगे, प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। तो डिफिनेशन है, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे ये सब क्या है, ये प्रकाश किरणों का क्या है, पुंज है। यानी बहुत से प्रकाश किरण क्या हो रही है, गमन कर रही है, यानी एक साथ। ये क्या है, समूह को क्या कहेंगे, प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। अब और 3 प्रकार का होता है। पहला अपसारिक किरण पुंज। अपसारिक किरण पुंज क्या है कि जब प्रकाश की किरणें
किसी एक बिंदु स्रोत से फैलती हुई आगे जाए तो क्या कहलाता है? प्रकाश का अपसारी किरण पुंज कहलाता है। जैसे मान लेते हैं टॉर्च हुआ, मोमबत्ती हुआ, बल्ब हुआ। जैसे मान लेते हैं मोमबत्ती जलाएंगे तो क्या होगा? चारों तरफ क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। यानी एक बिंदु से क्या हो रहा है? फैलते हुए आगे बढ़ता है तो अपसारी किरण पुंज कहलाता है। जैसे जब प्रकाश किसी एक बिंदु स्रोत से फैलती हुई आगे बढ़ती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसका फिगर ये रहेगा कि कोई प्रकाश स्रोत का एक बिंदु है, अब इससे प्रकाश क्या हो रहा है? फैलती हुई आगे बढ़ रही है, तो ये क्या है? अपसारी किरण पुंज। नीचे आप लोग लिखेंगे अपसारी किरण पुंज। फिर दूसरा है अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज क्या है? कि सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिले तो अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। डिफिनेशन होगा, जब प्रकाश की सभी किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे क्या होता है? एक जैसे लेंस होता है, अवतल लेंस, इसको क्या करेंगे? धूप में क्या करेंगे? ऐसे रखेंगे, ऐसे हाथ पकड़े रहेंगे और नीचे ऐसे देखेंगे तो क्या होता है? जैसे ये हमारा कोई अवतल लेंस है, सारे प्रकाश की किरण क्या आती है और एक बिंदु पर आकर क्या होती है? मिलती है। तो क्या हुआ? अभिसारी किरण पुंज। इसका उसका फिगर ये होगा, यहाँ पे कोई बिंदु स्रोत है, सारे प्रकाश की किरणें इसी बिंदु पे आकर के मिल रही है। यानी सभी किरणें, प्रकाश की किरणें आकर के किसी एक बिंदु पर, यानी इस बिंदु पे क्या हो रही है? आकर के मिल रही है, तो ये अभिसारी किरण पुंज होगा। नीचे लिख देंगे अभिसारी किरण पुंज। तीसरा है समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज मतलब कि जैसे रेलवे ट्रैक होता है तो एक दूसरे क्या होता है? समांतर होता है। तो वैसे ही प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर अगर गमन करती है, चलती है, तो वो समांतर किरण पुंज कहलाती है। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे ये प्रकाश की सभी किरणें क्या है? समांतर किरण ऐसे जा रही है, एक दूसरे क्या है? ये समांतर है, तो इनको कहेंगे समांतर किरण पुंज कहेंगे। नीचे लिख देंगे समांतर किरण पुंज। तो अगला हम पढ़ते हैं, अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? आइए जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किसी चिकने तल पे, यानी परिधिदार तल हो, तो जब इस पर प्रकाश आता है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चला जाता है, तो प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो डिफिनेशन ये हुआ कि जब प्रकाश किसी चिकने तल पर पड़ती है तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है, प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जिस माध्यम से प्रकाश आई है, टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस चली गई, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आइए इसको फिगर द्वारा समझते हैं। ये हमारा कोई क्या है? दर्पण है, नीचे क्या किया है? पेंट किया गया है, जिसको बोलते हैं कलई। ऊपर क्या है? पालिशदार तल है। तो इस पे ये प्रकाश आ रहा है, तो टकरा करके फिर उसी माध्यम में वापस चली जा रही है। अब बीच में क्या है? एक अभिलंब खींच दें यहाँ पे, अभिलंब, ये नाम लिख देते हैं ए बी सी ये एन, अभिलंब है ये। जब प्रकाश आती है तो यहाँ पे टकराती है, टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है। तो जो प्रकाश आती है उसको हम कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। और जो टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। और ये क्या है? अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसे बोलते हैं आपतन कोण। आई से इसको लिखते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनता है, इसको कहते हैं आर, यानी परावर्तन कोण। आर से लिखते हैं, स्मॉल आर से लिखते हैं। तो ये इसका फिगर हुआ, और फिगर में क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आने वाली किरणों को
आपतित किरण और टकरा करके जाने वाली किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। ये इसका फिगर हो गया। अब इसका नियम क्या है? इसका नियम में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे परावर्तन के नियम। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन, यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला, यहां से देखेंगे हम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। इसको हम बोलते हैं, जहां पे प्रकाश पड़ती है उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। इसका पहला हो जाएगा आपतित किरण, कमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा है, ये कौन सा कोण बताया आप लोगों को हम, आपतन कोण। ये कौन सा कोण, परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो लिखेंगे आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। आपस में बराबर, यानी कोण आई बराबर कोण आ। अगर मान लेते हैं कोण आई का मान कितना है, 30 अंश, तो कोण आर का मान कितना हो जाएगा, वो भी 30 अंश, क्योंकि दोनों कोण क्या होता है, बराबर होता है। अगर बाई मान लेते हैं कोण आर का मान कितना है, 50 अंश, तो कोण आई का मान कितना हो जाएगा, 50 अंश। यानी कहने का मतलब ये है कि दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसे अपने नोट्स बना लेंगे। बाकी आप लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।